क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था देश विरोधी है? आज पूरे देश को इस विषय पर गंभीर रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। कारण यह है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, शिक्षा का स्तर घटता चला जा रहा है और शिक्षा प्राप्त करने की आयु निरंतर बढ़ती चली जा रही है। मतलब ऐसे देखने पे तो बड़ा अच्छा लगता है कि देश में इतने ग्रेजुएट्स हैं, इतने पोस्ट ग्रेजुएट्स, इतने पीएचडी धारी, ज्ञान और स्किल के मामले में ज़ीरो, नौकरियां इतनी हैं नहीं। अब ऐसे में इन लोगों के क्या भविष्य है? एक बच्चा 3-4 साल की आयु में आज स्कूल चला जा रहा है। सबसे पहले तो यही शर्मनाक है कि 3-4 साल के बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, चाहे कोई प्ले स्कूल हो या कुछ भी हो। बच्चे को अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल तो अपने माता पिता के साथ बिताना ही चाहिए, और जो माता पिता अपने बच्चे को इतना समय नहीं दे पा रहे हैं उन्हें तो संतान उत्पत्ति का अधिकार भी नहीं देना चाहिए, है ना। अब 18 साल की आयु में बच्चा जो है वो 12th पास करके निकलता है, मतलब पिछले 14-15 सालों से वो बच्चा स्कूल जा रहा है लगातार। अब ये बताइए कि इन 14-15 सालों में उस बच्चे को क्या स्किल डेवलप करवाया स्कूल वालों ने। इवन जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बड़ा अच्छा होता है, मीडिया को बुला करके लोग दिखा रहे हैं स्कूल वाले कि देखो हमारे यहाँ बच्चे ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स की रियलिटी क्या है? क्या स्कूल के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से खुद बनवाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है कि या तो आप खुद बनाइए या फिर मार्केट से खरीद करके लाइए। और तो और स्कूल वाले ऐसे भी हैं जो बता देते हैं कि फलाना दुकान में जाओगे तो तुमको ये प्रोजेक्ट बना बनाया मिल जाएगा। क्या चीज़ सिखा रहे हो आप? मतलब स्किल तो डेवलप नहीं करवाया, चोरी करना अलग सिखा रहे हो, फर्जीवाड़ा सिखा रहे हो। इस प्रकार की शिक्षा मिल रही है स्कूल में, और शिक्षा विभाग आंख बंद करके बैठा हुआ है। फीस, जस्ट मैं अभी गूगल सर्च कर रहा था तो एक औसत फीस है सालाना 1 लाख रुपए। अच्छा, 26 साल पहले जब हम लोग 12th करके निकले थे, रायपुर के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ करके निकले, 400 रुपये फीस थी। 400 रुपये 26 साल के बाद में क्या 1 लाख रुपए हो जाना चाहिए? लॉजिकल है। चलिए हम गोल्ड प्राइस से ही कंपेयर कर लें तो गोल्ड प्राइस तब से लगभग 25 गुना बढ़ गया, तो उस हिसाब से 10,000 रुपये फीस बनती है। ठीक है, बात समझ में आती है कि आप सालाना 10,000 रुपये अगर फीस ले रहे हैं, लॉजिकल है। 1 लाख रुपए, अच्छा 1 लाख रुपए में भी आप पढ़ा क्या रहे हैं बच्चे को? ये भी तो एक मूलभूत प्रश्न है। कुछ भी नहीं, क्योंकि 9वीं क्लास से आपका बच्चा जेईई की तैयारी के लिए कोचिंग करेगा या नीट की तैयारी के लिए। इससे पहले आप और यहाँ वहाँ की चाहे मैथ्स के लिए, मतलब स्पीड मैथ्स और फलाना ठिकाना बहुत सारे कोर्स करवा देते हो बच्चे को। स्कूल ने क्या सिखाया? पैसा लेने के अलावा स्कूल ने क्या सिखाया? और नाचना गाना, है ना, करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे नाचना गाना, यही चल रहा है। इसके अतिरिक्त यदि स्कूल कुछ सिखा रहे हैं तो फिर बात होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, वाजिब है आपका फीस लेना इतना। अधिकांश स्कूल्स में शिक्षक कौन है? अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, सरकार तो वैसे ही सब चीज़ों को प्राइवेटाइज करने के चक्कर में है, वो तो देश भी प्राइवेटाइज है ना। और इसमें कोई एक सरकार की बात नहीं है, भारतीय लोकतंत्र की रियलिटी है। अधिकांश प्राइवेट स्कूल्स में जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो किसी भी योग्य नहीं थे, जिनको कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए ये लोग टाइम पास करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी नौकरी करते हैं, इसलिए ये लोग शिक्षक बन गए। थोड़े निचले स्तर के प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे तो 2,000 रुपये सैलरी मिलती है ना, और थोड़े से ठीक ठाक में भी चले जाएंगे तो भी 8,000 10,000 के आसपास ही सैलरी है इन लोगों की। अब सोचिए कि जिन लोगों को किसी योग्य नहीं समझा गया, किसी नौकरी की योग्य नहीं समझा गया है, ये लोग टीचर बन जाते हैं और इनके हाथों में आपका भविष्य है या देश का भविष्य है। क्या होगा देश का भविष्य समझा जा सकता है? सिंपल सी बात, ये तो फ्रस्ट्रेटेड हैं ही, है ना भाई। जिसको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है और जिसको इतनी कम सैलरी मिल रही है, वो बहुत अच्छे मानसिकता का व्यक्ति तो उसके होने की संभावना बहुत कम है। क्या सिखाएंगे ये लोग खुद बच्चों को? अब 18 साल का हो गया बच्चा, लगभग 12 साल तो 12 लाख रुपए तो स्कूली शिक्षा में लग गए, 12 लाख से ज़्यादा ही लग जाते हैं। 3-4 लाख रुपए इन्होंने जेईई नीट की तैयारी में लगा दिया, नहीं हुए सेलेक्ट, ठीक है ना।
यहाँ पे अभी हम लोग सफल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सफल लोगों की संख्या बहुत कम होती है, असफल लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अगर देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, और 2 करोड़ बच्चों में आईआईटी या एम्स में जाने वाले या अच्छे कॉलेजेस में जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी कितनी सीट्स होती हैं? चलो बहुत हो तो 1 लाख सीट। इसके अलावा बाकी के बच्चों का क्या? 1,99,00,000 जो बच्चे हैं उनका क्या भविष्य हो रहा है? इस बारे में भी तो सोचिए। तो हम लोग यहाँ पे इन जो असफल जो बच्चे हैं, जिनकी तादाद बहुत अधिक है, इनके विषय में चिंता करना बहुत आवश्यक है। हाँ, यहाँ पे चिंता थोड़ी सी बात आती है, चिंतन के साथ में चिंता भी है यहाँ पर, क्योंकि सरकार जो शिक्षा नीति ला करके रखी है, इसमें हर बच्चा अधिकारी ही बनेगा। पूरा प्रशिक्षण वही है कि हर बच्चा अधिकारी बनेगा, कोई मजदूर नहीं बन सकता हमारी शिक्षा व्यवस्था में। और व्यवहारिक रूप से तो ये अधिकारी बन नहीं सकते सभी के सभी, है ना, कि 2 करोड़ बच्चे जो हैं आईएएस बन जाएंगे, 2 करोड़ बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। ये तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें निचले स्तर पर तादाद अधिक होती है और शीर्ष स्तर पर तादाद जैसे जैसे जाते जाएंगे घटते जाती है। तो प्रश्न उठता है कि पहली बात तो 18 साल तक ही, मतलब जो पिछले 14-15 साल से बच्चे जो स्कूली शिक्षा पा रहे हैं, ये तो आपने इनका पूरा टाइम पास करवा दिया, स्किल डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। कम से कम शिक्षा व्यवस्था के नाम पे तो कुछ भी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर ये बच्चे अपने घर पे या खुद से कहीं कुछ सीख लें तो अलग बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गए, 4 साल वहाँ टाइम पास हो गया। जो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत हैं, मतलब हर गली मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया वाली स्थिति है ना। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे, या जो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बना करके रखा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, 1-1 लाख 2-2 लाख सीट रखे हैं। तो समझ सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस का तो गज़ब का धंधा चल रहा है। नौकरी चाकरी किसी की कुछ नहीं लगती, इसमें दिखा देते हैं, कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर एक कॉलेज के अंदर में 1 लाख बच्चे हर साल एडमिशन ले रहे हैं या उस कॉलेज के बैनर तले, तो कितनों को नौकरी मिलेगी? स्वाभाविक सी बात है। अब जो बच्चे जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ सकें और ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए बीएससी कर रहे हैं, उनको तो पहले कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है कि हम इंजीनियरिंग वालों के सामने क्या फ़ाइट कर पाएंगे। अब उनको फिर लगता है कि नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक सिंगल एमए, डबल एमए, सिंगल एमएससी जो भी है, ठीक है ना, वो कर रहे हैं। और उसके बाद में अब एमएससी कर लिए तो फिर किसी को लग रहा है नहीं एमसीए भी कर लूँ, ठीक है, या फिर पीएचडी कर ले रहे हैं। और 30 साल तक के ये लोग इसी प्रकार से टाइम पास करते रहे हैं। कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आता। सरकार सब कुछ जानती है और जानबूझ करके सरकार ने यह व्यवस्था बना करके रखी। दरअसल भारत में चिंतन का दौर समाप्त हो गया है, इसीलिए समस्या है। ये बीमारी कहाँ से आई, इस प्रकार की जो नीति है? तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो फ्रांस की क्रांति, एक इसमें प्रश्न उठता है कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? मतलब यूरोप के दूसरे देशों की स्थिति और ख़राब थी, फ्रांस की स्थिति बहुत बेहतर थी, तो भी क्रांति फ्रांस में हो गई। तो उसका फिर उत्तर मिलता है कि फ्रांस में क्रांति इसीलिए हुई क्योंकि फ्रांस की जो जनता थी उसके बेसिक नीड्स पूरे हो रहे थे। तो ऐसे में ये जनता के पास में समय था सरकार की नीतियों पर चर्चा करने का, और वहीं से फिर सरकार के खिलाफ असंतोष जागा और विद्रोह हो गया, राजा की गर्दन साफ कर दी गई, ठीक है ना। तो वहाँ से विश्व राजनीति में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आया जिसका भारत जैसे देशों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पालन किया है कि जनता को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में भटकाए रखो। तो आज़ादी के बाद 4-5 दशक यही तमाशा चलता रहा कि मूलभूत आवश्यकताओं के पीछे लोग लगे रहे। उसके बाद में सरकार ने देखा कि नहीं, अगर इसी ढंग से चलेगा तो फिर जो आधुनिक पूंजीवाद जो थोपा गया, जो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी जो चेंज हुई, वैश्वीकरण, फलाना ठिकाना, तो वहाँ से एक नई चीज़ ले आए कि आपकी पूरी सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया। दिखावे की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर आ गए आप ऐसी चीज़ों में व्यस्त हैं
जिसमें व्यस्तता की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी। तो भारत में सरकारी नीतियों पर चिंतन जो है वो अब होता नहीं, और सभी के सभी जो है न्यूज़ वालों के चिंतन पे डिपेंड करते हैं, और न्यूज़ वाले एक प्रॉपर प्लानिंग करके, जो पेड न्यूज़ जिसको कहते हैं, उसके तहत अपना एक पेड एनालिसिस आपके दिमाग में ठूस देते हैं और आप मान लेते हैं। तो भारत की वास्तविकता तो यही है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि आम जनता पढ़े लिखे और प्रश्न करे, तभी तो ये जो संसाधनों की लूट है ये जारी रहेगी। और अभी हाल ही में एक बड़े सेंट्रल मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, धन जो है कुछ गिने चुने हाथों में संकेंद्रित होता जा रहा है। और ये स्थिति 1947 से लगातार जारी है और आज भी जारी है। ये तो खुशी की बात है कि कम से कम एक मिनिस्टर ने इतना बोलने का साहस किया। तो ये सब कैसे चलेगा भाई? अगर आम जनता जागरूक होगी तो प्रश्न करेगी, आपने संसाधनों को इतने सस्ते में या कैसे बेच दिया, या फिर ये इतना भ्रष्टाचार कैसे है। सरकार को भी चुनावी रैलियों के लिए भीड़ तो चाहिए ना। अगर आप जागरूक रहेंगे तो वहाँ जाकर के वो शराब और बिरयानी और पायल के लिए तो नारे नहीं लगाओगे, तब आप प्रश्न करोगे कि भैया तुमको 5 साल में तुमने क्या क्या काम किया, तुमको वोट दिया था ना, तुमने ये घोषणा किया था, और अब तो सरकार जो है वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये, तो ये बोली लग रही है कि हम 1,000 रुपये बांटेंगे, हम 2,000 बांटेंगे, हम 3,000 बांटेंगे। ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि सरकार चाहती है आप मूर्ख बने रहें और आपको इसी ढंग से बेवकूफ़ बना करके आपका शोषण करते रहें। ठीक है, खैर समस्याएं तो एक तरफ हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि समाधान क्या हो। सरकार से तो समाधान संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सरकार नहीं चाहती, कोई भी सरकार नहीं चाहती, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, नहीं चाहती। अगर सरकार चाहती तो बहुत सिंपल था कि आप 6 साल की आयु में स्कूल में एडमिशन दिलाते, अगले 4 साल में आप बच्चे को लिखना पढ़ना सिखा देते, जो मूलभूत चीज़ें हैं वो सिखा देते। 10 साल की आयु के आगे फिर आप बच्चे को इस ढंग से ट्रेन करते कि उसको जो बेसिक जो चीज़ रोज़गार प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो सबकी ट्रेनिंग रहती। तो 18 साल की आयु तक के जो बच्चे और आगे नहीं पढ़ सकते, जो कि 90-95% बच्चों की स्थिति तो यही होती है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, तो इन बच्चों के पास में रोज़गार के लिए कुछ तौर तरीके होते। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं या जो वाकई योग्य हैं, तो उनके लिए शिक्षा उस ढंग से आगे बढ़ती। तो आप एक नॉर्मल शिक्षा के साथ में इन चीज़ों का प्रशिक्षण जो है वो रख सकते थे, लेकिन क्योंकि सरकार तो हमारी है नहीं ऐसी, तो यहाँ पर पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना होगा कि वे अपने बच्चे की लगातार एनालिसिस करें कि बच्चे में कितनी योग्यता है, क्या वाकई वो बच्चा एक सफल इंजीनियर या सफल डॉक्टर या एक सफल ब्यूरोक्रेट बन सकता है, या किसी अच्छी सरकारी नौकरी तक पहुंच सकता है, किसी अच्छे प्राइवेट नौकरी तक पहुंच सकता है। यदि संभावना लग रही है आपको, तब तो उस दिशा में प्रयास कीजिए, और नहीं तो यदि संभावना है तो भी कुछ बेसिक स्किल्स की ट्रेनिंग बच्चे को शुरुआत से दीजिए। यदि आपके बच्चे में स्किल रहेंगे और बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो भी, तो उसको भविष्य में सहायक ही होंगे ये स्किल्स। आज आप इस चीज़ को देखिए कि भारत में जहाँ पे बेरोजगारी इतनी अधिक है, वहाँ पर बेसिक काम करने के लिए मजदूर मिलना भी बहुत कठिन काम है, और मजदूर अनशंत कीमत वसूल रहे हैं। मतलब मध्यम वर्ग का चौतरफा शोषण है। सरकार तो शोषण कर ही रही है, टैक्स भरपूर देता है मध्यम वर्ग, और यही डायरेक्ट टैक्स देने वाला तो मध्यम वर्ग ही है ना। और निचले वर्ग को तो टैक्स देना नहीं है। उच्च आय वर्ग जो है, मतलब जो पूंजीपति हैं, उनको तो सरकार बहुत अलग अलग तरीक़ों से बेनिफिट देती है। खैर उस पर चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन जो सारा बोझ जो उठा रहा है वो तो मध्यम वर्ग उठा रहा है। उस पर से जो शोषण हो रहा है, मतलब सरकार तो जो शोषण करती है, पूंजीपति जो शोषण करते हैं, वो तो एक तरफ है, दूसरी तरफ मजदूर जो है वो भी मध्यम वर्ग का ज़बरदस्त शोषण कर रहे हैं। और इसका कारण यही है कि ये शिक्षा व्यवस्था न तो अधिकारी ही बना पा रही है, न मजदूर ही बनने दे रहे हैं। जो इतना पढ़ा लिखा बच्चा है वो मजदूरी थोड़ी करेगा ना। तो
मध्यम वर्ग को सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि निचला वर्ग जो है वो मध्यम वर्ग को फॉलो करता है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मध्यम वर्ग में जागरूकता की आवश्यकता है, और यदि सरकार पर दबाव बनाया जा सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा।